सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक जेडी और डीबी एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस की क्लास नंबर 2, जिसमें कि आज हम टॉपिक कवर करेंगे लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी, यानी कि गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण। तो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। और यदि आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया था। तो ऑप्शंस दिए गए हैं न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस या फिर आइंस्टीन। तो दोस्तों, ये जो है आपके एयरफोर्स एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम क्या था, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, तो दोस्तों इस नियम के अनुसार किसी भी दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल का जो परिणाम है वो उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही जो है आपके गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम था। इसके अनुसार F इज इक्वल टू होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही जो है आपके गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम था। और यहाँ पर ये जो कैपिटल G आया है, इसी को जो है आपके कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी जो है एग्जाम में पूछी जाती है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन है वो न्यूटन के द्वारा किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किस एक का जड़त्व अधिकतम है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम इनर्शिया किसका है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जड़त्व यानी कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों जड़त्व जो है ना वो किसी भी वस्तु का एक गुण होता है जिसके कारण वह अवस्था परिवर्तन या फिर किसी निकाय द्वारा लगाए गए बल द्वारा अवस्था या फिर स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा कि वस्तु का जो जड़त्व है यानी कि जो इनर्शिया है ना वो हमेशा ही डिपेंड करता है मास के ऊपर, यानी कि जड़त्व जो है वो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। बोलने का मतलब ये हो गया कि द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा वस्तु में जड़त्व जो है वो परिवर्तन करने वाले बल का विरोध करने की प्रवृत्ति या फिर जो क्षमता है वो भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो अगर इन ऑप्शंस को देखें तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्रिकेट की एक गेंद का जो जड़त्व है वो अधिकतम होगा, क्योंकि दोस्तों क्रिकेट की गेंद का जो द्रव्यमान है वो इनमें से सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसका जड़त्व भी अधिकतम होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि किसी पिंड का जो द्रव्यमान है इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर बदल जाता है। ऑप्शन बी, ये हर जगह पर समान होता है। ऑप्शन सी, ये पिंड के आकार पर निर्भर करता है। या फिर ऑप्शन डी, ये पिंड के तापमान पर निर्भर करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि मास यानी कि द्रव्यमान किसको बोलते हैं, तो किसी भी पिंड या फिर वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसी को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, और हमेशा याद रखेंगे कि द्रव्यमान जो है वो प्रत्येक जगह पर जो है एक समान होता है। ठीक है, यानी कि अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही है। हमेशा जो है द्रव्यमान हर जगह पर एक समान होता है। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान जो कि मुक्त संचलन कर सकता है उस पर यदि 1 न्यूटन बल का प्रयोग किया जाए तो वो जो है पिंड बल की दिशा में इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1 किलो। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि 1 किलो द्रव्यमान। और वहीं अगर आप देखेंगे बल यानी कि फोर्स कितना बोला गया है यहाँ पर, तो फोर्स यहाँ पर बोला गया है 1 न्यूटन। ठीक है, और हम जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है, तो F इज इक्वल टू होता है ma। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको वैल्यू पुट कर देनी है। F की वैल्यू आपके पास में 1 है। ठीक है, M की वैल्यू आपके पास में 1 है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा A, यानी कि यहाँ से आपके पास में वैल्यू क्या आई,
तो A इज इक्वल टू आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि बोलने का मतलब ये हो गया कि 1 किलो के पिंड पर यदि 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो पिंड जो है वो बल की दिशा में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा, ठीक है। तो ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलेगा। आई बात समझ में? चलिए देखिए प्रश्न संख्या 5, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि बल जो है ये किसका गुणनफल होता है। तो दोस्तों न्यूटन की गति के दूसरे नियम से संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, ये आप लोग जानते हैं। यानी कि बोलने का मतलब ये हो गया कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, या फिर F बराबर m इंटू ए, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। यानी कि सिंपल सी बात है कि बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाता है, तो इसको जरूर से नोट करिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु का जो भार है, यहाँ पर देखिए भार बोला गया है, ठीक है, ना कि द्रव्यमान। तो एक वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी की सतह पर मापने पर यदि 100 न्यूटन आता है तो उसका जो भार है वो चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। 4 ऑप्शंस आपके पास में है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए कि चंद्रमा पर जो है गुरुत्वाकर्षण का जो मान है ना वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान का जो है 1/6 भाग होता है, ठीक है। क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान का 1/6 भाग होता है चंद्रमा पर। तो दोस्तों जिस वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर यदि 100 न्यूटन आता है तो चंद्रमा की सतह पर अगर आप लोग उसको मापेंगे तो वो जो वैल्यू है वो आपके 1/6 हो जाएगी। यानी कि अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 16.7 न्यूटन, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके पास में कि एक भारहीन रबर के गुब्बारे में यदि 200 ग्राम जल भरा जाता है तो जल में जो है इसका भार क्या होगा, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जब कोई वस्तु किसी भी द्रव में पूरी तरीके से या फिर थोड़ी सी भी अगर डुबोई जाए तो उसके भार में जो है कुछ कमी सी प्रतीत होती है, ठीक है। और भार में ये जो आभासी कमी है ना वो वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, ठीक है। तो इसी सिद्धांत के अनुसार दोस्तों जब एक भारहीन रबर के गुब्बारे में पानी भरा जाएगा और फिर गुब्बारे को जो है पानी में ही अगर रख दिया जाए तो जो पानी में गुब्बारे का जो भार होगा ना वो 0 हो जाएगा, यानी कि शून्य होगा, ठीक है। और इसको आप बोल सकते हैं आभासी भार, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? आभासी भार बराबर क्या हो जाएगा? तो आभासी वेट इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका mg माइनस mg, ठीक है। और mg माइनस mg इज इक्वल टू क्या होता है? 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरीके से या फिर आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी सी प्रतीत होती है, और भार में ये जो आभासी कमी है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, ठीक है। तो उस वजह से ये 0 हो जाती है वैल्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कोई मोटर वाहन जो है वो एक समान चाल से किसी वृत्त पर जो है गतिमान है तो वाहन का जो नेट त्वरण है वो कितना होगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास में है। तो देखिए होता क्या है कि जब भी कोई कण एक समान चाल से किसी वृत्तीय पथ पर अगर गति करता है ना तो उसकी गति की जो दिशा है वो लगातार बदलती जाती है, यानी कि उसका जो वेग है वो निरंतर बदलता जाएगा। तो इस कंडीशन में जो है कण पर उसके वेग की जो दिशा के लंबवत जो है वृत्त के केंद्र की ओर दिष्ट त्वरण लगता है, ठीक है। और इस त्वरण के कण से जो वेग का परिमाण है वो नहीं बदलता, लेकिन वेग की जो दिशा है ना वो बदलती जाती है। इसी त्वरण को जो है आप लोग अभिकेंद्र त्वरण भी बोलते हैं। तो अगर आप लोग इन चारों ऑप्शंस को देखें कि यहाँ पर जो है सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है, तो याद रखेंगे कि कोई मोटर वाहन जो है अगर एक समान चाल से किसी वृत्त पर गतिमान हो तो उसका जो नेट त्वरण है ना वो वृत्त के केंद्र की ओर होता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ये दोस्तों आपके एनडीए एग्जाम का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनडीए में पूछा जा चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है ये आपके आईसीजी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान से समझिएगा। और इसके अलावा दोस्तों ये आपके नेवी में भी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी पिंड का जो भार है वो इनमें से किस पे डिपेंड करता है या फिर कहाँ पे कम ज्यादा होता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है,
ऑप्शन बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिक होता है, या फिर ऑप्शन डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको ध्यान से समझिए। तो देखिए विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो है पिंड का भार जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है। और किसी भी पिंड का जो भार है ना वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो याद रखेंगे ध्रुवों पर यानी कि पोल्स पर जो है भार सबसे अधिक होता है, और विषुवत रेखा पर जो है किसी भी पिंड का जो भार है वो न्यूनतम होता है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर जो भार है वो सबसे अधिक होगा। अगला सवाल देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी के ऊपर भार यदि 10 किलोग्राम है तो अंतरिक्ष में इसका भार कितना होगा। तो यहाँ पर भी देखिए भार बोला गया है, ना कि द्रव्यमान। तो दोस्तों लोहे की एक गेंद जिसका भार पृथ्वी के ऊपर अगर 10 किलोग्राम है ना तो अंतरिक्ष में उसका जो भार है वो 0 यानी कि शून्य हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अंतरिक्ष में जो है गुरुत्वीय त्वरण जिसको आप लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो अंतरिक्ष में अगर g इज इक्वल टू 0 है तो दोस्तों हम जानते हैं कि w बराबर क्या होता है, w बराबर होता है mg। तो यहाँ पर दोस्तों w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की चाहे वैल्यू कुछ भी हो, जब g अंतरिक्ष में 0 है तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अंतरिक्ष में भार जो है वो 0 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 11। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी पिंड का जो अधिकतम भार है वो इनमें से कहाँ पर होगा, वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, या फिर निर्वात में। तो अगर चारों ऑप्शंस को देखें, चारों माध्यमों को देखा जाए तो वायु, जल, हाइड्रोजन और निर्वात में से जो है वायु में जो है पिंड का भार अधिकतम होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, इन द एयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री जो है वो आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको जो है कौन से नियम के द्वारा समझाया जा सकता है, ठीक है। बड़ा शानदार सवाल है, प्रीवियस ईयर में जो है आपके पूछा जा चुका है। तो देखिए दोस्तों, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है ना तो उसमें बैठे हुए यात्री जो है वो आगे की ओर गिरते हैं। इस घटना को जो है आप जो न्यूटन की गति का पहला नियम है जिसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर जड़त्व का नियम बोलते हैं उसके द्वारा आप इसको समझा सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले बात कर लें कि जड़त्व का नियम क्या बोलता है, तो ये दोस्तों ये नियम बोलता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, और या फिर अगर वस्तु जो है एक समान गति से जो है सीधी रेखा में चल रही है तो वो वैसे ही चलेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, ठीक है। इसी को जो है जड़त्व का नियम बोला गया था। तो दोस्तों इससे साफ हो जाता है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री जो है वो आगे की ओर गिरते हैं, क्योंकि वो जो है ना गतिशील अवस्था में होते हैं। जब अचानक ब्रेक लगता है तो उसका निचला भाग यानी कि बस की सीट के संपर्क में जो भाग होता है उसमें अचानक से जो है वो विराम अवस्था में आ जाता है, जबकि ऊपरी भाग जो है वो गति के जड़त्व के गुण के कारण गतिमान ही रहता है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि जब बस में बैठे यात्री जो है वो आगे की ओर झुक जाते हैं या फिर जो है आगे की ओर गिर जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन की गति का पहला नियम जिसको आप बोलते हैं जड़त्व का नियम। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 जो कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक जेट इंजन जो है ये किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर, या फिर ऑप्शन डी द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत पर। तो दोस्तों एक जेट इंजन जो है ये आपके रैखिक संवेग संरक्षण या फिर आप बोल सकते हैं न्यूटन की गति के तीसरे नियम जो कि आपका क्रिया प्रतिक्रिया नियम है इसके ऊपर काम करता है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आइडल कंडीशंस में किसी भी वस्तु को ऊपर से गिराया जाए तो उसके भार में यानी कि उसके वेट में कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि उसका जो द्रव्यमान और उस पर लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण है वो चेंज ही नहीं होता। तो इसी वजह से जो है उसके भार में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, अनचेंज यानी कि अपरिवर्तित। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक बस जो है वो बस स्टैंड से चलना प्रारंभ कर एक समान त्वरण से जो है चलती हुई 10 मिनट में 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से स्पीड प्राप्त करती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। तो दोस्तों त्वरण पूछा जा रहा है, तो त्वरण आप लोग कौन से नियम से निकालते हो। गति के नियम आप यूज में लेंगे, फॉर्मूला आप यूज में लेंगे v = u + at,
क्योंकि इसमें ए का मतलब ही आपके त्वरण होता है। देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल जो है मैं आपको अलग से भी करवाऊंगा, तो यहाँ पर जो है हम एक दो ही न्यूमेरिकल देखेंगे, इसके अलावा आपके जो न्यूमेरिकल्स के वीडियो हैं वो अलग से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए v की वैल्यू आपके 20 दी हुई है, 20 किलोमीटर पर घंटा, इज इक्वल टू में ये आपका हो जाएगा u जो होती है वो आपके प्रारंभिक चाल होती है जो कि 0 होगी, ठीक है। और उसके बाद में प्लस ए की वैल्यू तो आपको निकालनी है यहाँ पर, और टी की वैल्यू देखिए आपको कितना दी हुई है, 10 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर 10 मिनट दिया हुआ है, जबकि आपको जो वी की वैल्यू थी वो किलोमीटर पर घंटा में दी हुई थी, तो इसलिए जो है 10 मिनट को हम डिवाइड कर देंगे 60 से, ठीक है, क्योंकि एक घंटा जो है वो 60 मिनट का होता है। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग ए इज इक्वल टू निकाल सकते हैं 20 गुणा 6, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर कट जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो राइट आंसर विल बी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो है कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो है आप लोग मास यानी कि द्रव्यमान को प्राप्त करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू होता है mv, ठीक है, जहां पर m जो है वो द्रव्यमान होता है, v जो है वो वेग होता है, ठीक है, और P तो आप जानते ही हैं कि संवेग होता है। और दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा कि द्रव्यमान जो है ना वो अदिश राशि होती है, क्योंकि ये भी जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वेग जो होती है वो सदिश राशि होती है। इसके अलावा जो बल और त्वरण होते हैं वो भी आपके सदिश राशियां होती है। और बात करें इसके राइट आंसर को लेकर, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव्यमान यानी कि मास। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत के ऊपर एक रॉकेट काम करता है। ऑप्शंस हैं एवोगैड्रो अवधारणा, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, या फिर बर्नौली सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, रॉकेट को आप लोगों ने देखा होगा कि रॉकेट के अंदर जो है ईंधन को अगर हम जब जलाते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, और जिस दिशा में गैस निकलती है उसके विपरीत दिशा में जो है रॉकेट चलता है, ठीक है। और गैस जिस वेग से निकलेगी ठीक उसी वेग से जो है विपरीत दिशा में रॉकेट भी गति करेगा, जो कि आपके एक तरीके से न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। तो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मोमेंट कन्वर्जन यानी कि संवेग संरक्षण। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जेट इंजन वाला और एक रॉकेट वाला, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको इस बार एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे आपको सवाल दिया हुआ है कि मथने के पश्चात में क्रीम का जो है दूध से अलग हो जाना किस कारण से होता है, ठीक है। यानी कि जब आप दूध को मथते हैं तो उसमें से जो है क्रीम अलग हो जाती है, तो ऐसा किस वजह से होता है। ऑप्शंस हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ससंजक बल, अपकेंद्रीय बल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल। तो दोस्तों यहाँ पर इसको समझिए कि अपकेंद्रीय बल क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें तो देखिए अपकेंद्रीय बल जो है ना एक प्रकार का जड़त्वीय बल है, और इसकी दिशा जो है अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। और इसके कार्य करने के सिद्धांत पर जो है कई सारे उपकरण काम करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कपड़ा सुखाने की जो मशीन होती है, इसके अलावा जो आप लोगों ने मेले में मौत का कुआं देखा होगा वो भी इसी सिद्धांत पर चलता है, और जो दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन होती है वो भी इसी के ऊपर काम करती है, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ ही गया है कि वॉशिंग मशीन का जो कार्य का सिद्धांत है वो कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो वॉशिंग मशीन का कार्य करने का सिद्धांत है ये आपके हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स यानी कि अपकेंद्रण, ठीक है। इसको जो है मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। तो देखिए जब कोई पिंड किसी भी वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो उस पर जो है मार्ग के केंद्र की ओर एक बल लगाता है जिसको अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, ठीक है। और इस बल के विपरीत जो है एक बल का आभास होता है और इसी को अपकेंद्रीय बल बोला जाता है। और सर्कस में मौत का कुआं के खेल, वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाली क्रीम की जो मशीन होती है वो, ये सब जो है इसी सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है वो स्थिर जल में नाव में खड़ा है, और यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव में जो है आपको क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों न्यूटन की जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है या फिर जो तीसरा नियम है वो ये बोलता है कि एक व्यक्ति अगर स्थिर जल में नाव में खड़ा है और यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव जो है वो किनारे से दूर की ओर जाएगी,
क्योंकि न्यूटन ने तीसरे नियम में यह बताया था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि नाव जो होगी वो किनारे से दूर बढ़ेगी। अगला सवाल देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये नियम किसने दिया था? तो अभी मैंने आपको बता दिया था कि न्यूटन ने जो है 3 नियम दिए थे गति से संबंधित, जिसमें से जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है उसमें यह बताया गया था कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जो कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। इसके अलावा दोस्तों जो पहला नियम था उसको आप जड़त्व का नियम बोलते हैं, और जो दूसरा नियम है उसको आप लोग संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं, और जो तीसरा नियम है उसको क्रिया प्रतिक्रिया नियम बोला जाता है। तो इन तीनों स्टेटमेंट को याद रखेंगे। गति का जो पहला नियम है उसको आप बोलते हैं जड़त्व का नियम, जो दूसरा नियम है उसको आप बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम, और जो तीसरा नियम है उसको आप बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का जो मूल सिद्धांत है उसके बारे में सब जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको जो है केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी कि ऊर्जा को जो है ना ही आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही विनाश। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? आईसीजी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर बात करें कि पलायन वेग वगैरह क्या होता है, तो देखिए कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर जाने के लिए जिस वेग की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम जो है आपके एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग बोलते हैं। ठीक है, और पृथ्वी के लिए जो है इसका मान कितना होता है, तो याद रखेंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है पृथ्वी का पलायन वेग होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस को पढ़िए पहले। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, यह वस्तु जो होगी वो अंतरिक्ष में चली जाएगी। ऑप्शन बी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। ऑप्शन सी, वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करेगी। या ऑप्शन डी, वह फट जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अगर इन ऑप्शंस को देखेंगे ना तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि वो जो वस्तु होगी वो वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अगर आपको गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करना है पृथ्वी की, तो उसके लिए जो है उस वस्तु को जो है आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकना होगा, तभी वो जो है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर जा पाएगी। तो 8 किलोमीटर पर सेकंड से अगर आप फेंकोगे तो वो वापस पृथ्वी पर ही आकर के गिर जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके पास में कि ऑटोमोबाइल्स के जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं ये कौन से सिद्धांत पर काम करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज के वीडियो में जो है आपको सभी क्वेश्चंस मोस्ट सिलेक्टेड और टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। इनमें से 100% 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक का जो कार्य करने का सिद्धांत है ये दोस्तों आपके पास्कल का जो द्रव दाब संबंधी नियम है उसके ऊपर ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पास्कल का नियम। इसके अलावा दोस्तों जो पास्कल का नियम है उसके ऊपर कई चीजें काम करती है, जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई, हाइड्रोलिक प्रेस हो गए, ये सब भी जो है आपके पास्कल के द्रव दाब संबंधी नियम पर काम करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री जो है वो निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि। तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि वहां पर गुरुत्व नहीं होता। ऑप्शन बी कि वायुमंडल में श्यानता बल जो है वो बहुत तीव्र होता है। ऑप्शन सी, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। या ऑप्शन डी, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री यानी कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना वो आपके अंतरिक्ष में इसीलिए सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि वहां पर गुरुत्व ही नहीं होता। ठीक है, जब ग्रेविटी ही नहीं होगी तो वहां पर वो सीधे कैसे खड़े होंगे? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के जो टुकड़े हैं उनको समान ऊंचाई से जो है पृथ्वी पर से अगर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा जो है वो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचेगा। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लकड़ी, मोम, लोहा या फिर ऑप्शन डी कि सभी जो है वो साथ साथ में पहुंचेंगे। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की समान गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है समान ऊंचाई से पृथ्वी पर जो है गिराए गए लकड़ी, मोम और लोहे के टुकड़े जो है वो एक साथ ही जो है पृथ्वी के ऊपर पहुंचेंगे। ठीक है, क्योंकि इन टुकड़ों के भार
या फिर जो है आकार जो है ना वो पृथ्वी पर गिरने के समय कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण पर जो है वस्तु के द्रव्यमान का तो आपको पता है कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। तो इस वजह से ये जो है आपके सभी साथ साथ में पहुंचेंगे। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, और ये देखिए आपके जो है एनडीए एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और नाविक के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लोलक की कालावधि होती है यानी कि टाइम पीरियड, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये आवर्तकाल या फिर जो है आपके कालावधि क्या होती है। तो देखिए लोलक द्वारा मध्य स्थिति के दोनों ओर एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है ना, उसी को जो है हम आवर्तकाल बोलते हैं और इसको जो है कैपिटल टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि लोलक का आवर्तकाल बराबर टी होता है और ये टी इज इक्वल टू होता है 2π√L/g। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। और दोस्तों ये जो टी की वैल्यू है यानी कि टी का जो मान है ना, ये आपके ये एल जो है लंबाई, इसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि लोलक की जो कालावधि है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब एक गेंद को जो है ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वो निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनमें से एक इसमें स्थिर रहेगा। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट क्या रहेगा। ऑप्शंस हैं विस्थापन, गतिज ऊर्जा, त्वरण या फिर वेग। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। ठीक है, जब एक गेंद को आप ऊपर की ओर फेंकेंगे ना तो उसका त्वरण जो है वो स्थिर रहेगा यानी कि कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जिसका मान जो है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है और गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और दिशा जो है वो गति के विपरीत होती है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, एक्सेलरेशन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी पिंड का जो भार है वो न्यूटन के इस नियम का प्रयोग करके जो है निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन है गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो देखिए दोस्तों, किसी भी पिंड का जो भार है ना वो न्यूटन के गति के दूसरे नियम का प्रयोग करके बताया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि भार जो है वो पिंड के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के कारण त्वरण पर निर्भर करता है, जिसका मान आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और भार की गणना के लिए जो सूत्र आता है वो क्या आता है, वो हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू mg आता है। तो इसी हिसाब से आप भार यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब एक सवाल आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में रहता ही है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि एक पिंड का जो है पृथ्वी के ऊपर द्रव्यमान 6 किलोग्राम है, अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो ये कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों द्रव्यमान बोला गया है ना कि भार। ठीक है, तो अब आपको ये सोचना है कि द्रव्यमान चेंज होता है या फिर नहीं होता है। तो अब इनमें से 4 ऑप्शंस हैं, तो जो भी सही आंसर है वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर से करिएगा, जिससे कि हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप लोगों ने पहली बार विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी और डिटेल कंप्लीट स्टडी हम जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए। इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पीडीएफ और क्विज मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।